हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज एक अनाउंसमेंट मैं आपके साथ कर रहा हूं और ये अनाउंसमेंट करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ख़ासतौर से एक वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ मैं आप सभी लोगों के बीच अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखूंगा और ये पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर की सीरीज़ बाइलिंगुअल होगी। और ख़ास तौर से इस सीरीज़ को मैंने डिज़ाइन किया है उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2026 में अपना पहला अटेम्प्ट देने जा रहा है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे जो लेक्चर सीरीज़ है, इससे वो बच्चे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा ले सकते हैं जिन्होंने सीएपीएफ एग्ज़ाम देना है। तो 2026 के लिए स्पेशली टारगेटेड ये क्लासेस हैं। और जैसा कि थंबनेल टाइटल से भी आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पार्टिकुलर मॉड्यूल है आपके जनरल स्टडीज़ प्रीलिम्स में, जिसे आप एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के नाम से जानते हैं। और आमतौर पे इसका रिलेटिव इम्पोर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़्यादा रहता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हो। और एक और बात है कि एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर बच्चों के लिए थोड़ा कम इंटरेस्टिंग होता है, वो उसमें रुचि कम लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बड़ा ही रुचिकर विषय है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट इसके लिए आपको थोड़ा उस सब्जेक्ट के नेचर को ठीक ढंग से समझना होगा। तो ख़ास तौर से इन वीडियोस के माध्यम से मैं थीम बेस्ड लेक्चर्स को आपके सामने ला रहा हूँ। यानी हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर थीम पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैदिक पीरियड में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्रीफाइस होता था, या फिर आप उसको रिलीजियस सेरेमनी, धार्मिक अनुष्ठान भी कह सकते हो, जिसका नाम था रत्न हविमसी सेरेमनी। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, सेरेमनी ऑफ द ज्वेल ऑफरिंग। जैसा कि आप सभी जानते हो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन यूपीएससी में पार्टिकुलरली थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं। हाँ, फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप क्वेश्चंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो मेरे इस प्लान में किसी एक थीम के कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और उस डिस्कशन के बाद कुछ एक मॉडल क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर से प्रीलिम्स के लिए, और जिससे कि आपका उस पार्टिकुलर थीम के बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएं और आपको प्रीलिम से रिलेटेड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है भारवी टू बैरम खां सीरीज़। और इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हम एंशिएंट इंडिया से लेकर पूरे के पूरे मिडिवल इंडिया को कवर करेंगे और साथ ही साथ कल्चरल थीम्स को इम्पोर्टेंस देते हुए चलेंगे। तो 12वीं टू बैरम खां सीरीज़ का ये पहला लेक्चर मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो हमारे AMAC मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं इस थीम को। ओके, कि क्या है रत्न हविमसी सेरेमनी। आमतौर पे मैं बोर्डवर्क के माध्यम से पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। चूँकि ये पूरी की पूरी सीरीज़ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे मैं कुछ PPTs को यूज़ करूँगा, जिससे आपको क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे और टाइम सेव हम कर सकें, वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहे, इस वजह से मैंने PPTs का यूज़ किया है। तो रत्न हविमसी सेरेमनी। ओके, तो क्या है रत्न हविमसी सेरेमनी? तो सबसे पहले रत्न हविमसी सेरेमनी की अगर हम डेफिनेशन को देखें, तो रत्न हविमसी सेरेमनी क्या है? तो इसे हम सेरेमनी ऑफ द ज्वेल ऑफरिंग भी कहते हैं। जैसा कि इस वर्ड में ही देखो, एक वर्ड है ये पूरे के पूरे वर्ड में एक पार्ट है रत्न, और रत्न का मतलब क्या होता है? ज्वेल। ओके, तो आखिर इस सेरेमनी का नाम रत्न हविमसी सेरेमनी क्यों है? तो देखो, ये सेरेमनी जो है, दिस वाज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द राजसूय सेक्रीफाइस इन एंशिएंट इंडिया। यानी एंशिएंट इंडिया में एक यज्ञ होता था जिसका नाम था राजसूय यज्ञ, और उसी राजसूय यज्ञ का एक particular component है रत्न हविमसी ceremony. This elaborate ritual was pivotal in affirming a king's sovereignty and his harmonious relation with the key figures in his realm. यानी कि इस सेरेमनी से
जो किंग है वो क्या करता था, किंग अपनी सॉवरेनिटी, संप्रभुता को इंश्योर करने की कोशिश करता था, सुनिश्चित करने की कोशिश करता था, और साथ ही साथ उस समय स्टेट में जो भी की फिगर्स थे, इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, उनके साथ अपने हार्मोनियस रिलेशंस या बेहतर रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश करता था। लेकिन सिर्फ इस डेफिनेशन का मतलब समझ लेने से कि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए कुछ बैकग्राउंड को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एक चैप्टर जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर, जिसे आप वैदिक संस्कृति के नाम से भी जानते हो। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो वैदिक कल्चर है, इसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का होता है। यानी कि ये पूरे के पूरे लगभग 900 सालों का, 900 ईयर्स का एक फेज है। बट इस फेज को भी हिस्टोरियंस ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, तो ये देखिए, जो दो पार्ट में जो पहला हिस्सा है 1500 टू 1000 बीसी, इसको हम ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। इस ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड में जो लाइफ था वो आमतौर पे कैसा था, ट्राइबल एंड रूरल लाइफ। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा वैदिक कल्चरल फेज एक रूरल कल्चरल फेज है। यानी कि बिग स्टेट्स लाइक कॉन्सेप्ट्स, बड़े राज्यों की संकल्पना का उदय यहाँ पे नहीं हुआ है। वो कब आएगा, महाजनपद काल में। बट इस पूरे के पूरे 900 ईयर्स में डेवलपमेंट तो होंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि कोई ये 10-20 साल का समय है, पूरे 900 साल का समय है। यानी कि अब जो इसका लेटर फेज है, जिसे आप लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हो, इस लेटर वैदिक पीरियड में हम कुछ नए डेवलपमेंट्स को देखते हैं। और वो नया डेवलपमेंट क्या है, वो नया डेवलपमेंट ये है कि अब इस पूरे के पूरे वैदिक कल्चर फेज की जो ट्राइबल कल्चरल आइडेंटिटी है, जनजातीय सांस्कृतिक पहचान है, अब ये टेरिटोरियल कल्चरल आइडेंटिटी में बदलने लगी, यानी क्षेत्रीय पहचान में बदलने लगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बड़े राज्य तो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो सेकेंड पार्ट है, ये एक ट्रांजिशनल फेज है, संक्रमण का काल है। और इस ट्रांजिशनल फेज में जो ट्राइबल हेड्स थे, जनजातीय प्रमुख थे, वो ज़्यादा पावर्स को, ओके, ज़्यादा शक्तियों को ग्रहण करने लगे, वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने लगे, और वो अपनी अथॉरिटी को कुछ रिलीजियस सेरेमनीज के द्वारा, कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा असर्ट भी करने की कोशिश करने लगे। तो बेसिकली जब हम सेक्रीफाइसेस की बात करते हैं, वैदिक काल में यज्ञ की बात करते हैं, तो दो तरह के सेक्रीफाइस होते हैं। एक सिंपल सेक्रीफाइसेस दैट वेर परफॉर्म्ड एट डोमेस्टिक लेवल इन योर होम, सरल प्रकार के यज्ञ जिसको आप अपने घर पर संपन्न कर सकते हो, जिसके लिए किसी खास पुरोहित की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ, जिसको हम गृह यज्ञ भी कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक संकल्पना है बड़े यज्ञों की, बड़े धार्मिक अनुष्ठानों की, श्रौत यज्ञ जिसको कहते हैं, सेक्रीफाइस कहते हैं। तो ये जो राजा यानी कि जो ट्राइबल हेड है, जो ऋग वैदिक काल की तुलना में लेटर वैदिक काल में ज़्यादा शक्तियाँ अर्जित कर चुका है, वो एक प्रकार से बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पे कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को और यज्ञ को संपन्न करता है। उन्हीं यज्ञ में से एक यज्ञ है राजसूय यज्ञ, और उसी राजसूय यज्ञ का एक कंपोनेंट है रत्न हविमसी सेरेमनी। बट इससे भी आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ा और आगे डिटेल में बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो चूंकि हमें रत्न विमसी सेरेमनी को समझना है, तो हमें राजसूय यज्ञ के बारे में भी जानना होगा, राजसूय सेक्रीफाइस के बारे में भी जानना होगा। तो राजसूय सेक्रीफाइस क्या है? तो राजसूय सेक्रीफाइस, राजसूय यज्ञ भी एक वैदिक यज्ञ है या वैदिक सेक्रीफाइस है। यानी कि ये राजसूय यज्ञ हमें किस फेज में दिखता है? लेटर वैदिक पीरियड में, जो कि वैदिक पीरियड का ही सेकेंड पार्ट है। यानी कि लगभग 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में हमें राजसूय यज्ञ दिखता है। और इसके बाद भी दिखता है। ये राजसूय यज्ञ
कल्चरल कंटिन्यूटी में है, सांस्कृतिक निरंतरता में है। बट यहाँ पे राजसूय यज्ञ मूल रूप से इट वॉज अ वैदिक सेक्रीफाइस, ये एक वैदिक सेक्रीफाइस था। इट वॉज परफॉर्म्ड बाय अ किंग, यानी कि इस यज्ञ को परफॉर्म कौन करता था, संपादित कौन करता था, तो राजा, किंग। और क्यों करता था, तो टू असर्ट सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो मैंने पहले ही बताया कि एक ट्रांजिशन का फेज था, ट्राइबल हेड ज़्यादा शक्तियां, ज़्यादा पावर्स एक्वायर कर चुका है और वो ये जाहिर करना चाहता है। कैसे जाहिर करेगा, तो इन यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, ठीक है। वो अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को भी असर्ट करना चाहता है। तो ये एक तरह से धार्मिक यज्ञ तो हुआ ही हुआ, धार्मिक अनुष्ठान तो हुआ ही हुआ, रिलीजियस सेरेमनी, लेकिन साथ ही साथ इसको हम पॉलिटिकल सेरेमनी भी कहेंगे। यानी कि राजसूय सेक्रीफाइस क्या है, ये रिलीजियस सेरेमनी भी है और साथ ही साथ पॉलिटिकल सेरेमनी भी है। इसी तरह से रत्न हविमसी रिलीजियस सेरेमनी भी है और पॉलिटिकल सेरेमनी भी है। मैं एक एक वर्ड्स पे इतना इम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन फ्रेम करती है तो यहाँ से वो स्टेटमेंट बना सकते हैं दैट राजसूय सेक्रीफाइस वाज ओनली अ रिलीजियस सेरेमनी, इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल सेरेमनी। करेक्ट और इनकरेक्ट आप आइडेंटिफाई करो। तो क्वेश्चंस का नेचर ऐसा है, इसीलिए हमें समझ के आगे बढ़ना होगा। तो इट वाज बोथ अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सेरेमनी, ये एक रिलीजियस सेरेमनी भी था, पॉलिटिकल सेरेमनी भी था। एंड इट वाज डिजाइंड टू लेजिटिमाइज अ किंग्स राइट टू रूल ओवर अ लार्ज टेरिटरी। यानी कि इस लेटर वैदिक फेज में जो ट्राइबल हेड था वो कंपैरेटिवली बड़े एरिया पे रूल करने लगा था। तो उस पूरे के पूरे बड़े एरिया पे जब वो रूल कर रहा है तो उस एरिया पे अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने का ये एक तरीका था। और कन्फेडरेशन ऑफ वेसल्स, यानी कि जो एक बड़ा ट्राइबल हेड है उसके पावर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो छोटे ट्राइबल हेड्स होंगे या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होंगे जो उस बड़े राजा की मदद करते होंगे। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि बिग स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये जो कन्फेडरेशन ऑफ वेसल्स है, यानी कि ये जो बड़ा राजा है जिसको आप ट्राइबल हेड कह रहे हो, इसके सपोर्ट के लिए जो स्मॉलर ट्राइबल चीफ्स हैं, है ना, इनके ऊपर भी अपनी सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए राजा राजसूय सेक्रीफाइस जैसे सेक्रीफाइस को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसका मतलब अल्टीमेट एम क्या है, तो इसका अल्टीमेट एम है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज सम्राट और एम्परर। बट हमेशा हमें क्या याद रखना है कि लेटर वैदिक पीरियड में, है ना, राजन शब्द तो मिलता है, सम्राट एम्परर जिसको आप कह रहे हो, लेटर वैदिक पीरियड में एक वर्ड मिलता है राजन। बट यहाँ पे राजन का मतलब, है ना, बिग पावरफुल स्टेट्स का पावरफुल किंग नहीं है। इसका मतलब कि एक ट्राइबल हेड बड़े ट्राइबल हेड से राजा जैसी भूमिका को अडॉप्ट करने की प्रोसेस में है। तो ये पूरा का पूरा एक ट्रांजिशनल फेज है। जब आप इस थीम को क्लास में पढ़ेंगे तो और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब देखो क्या है, पर्पस के बारे में बताया कि राजसूय सेक्रीफाइस का पर्पस क्या है कि किंग अपनी अथॉरिटी को, ठीक है, लेजिटिमाइज करना चाहता है। और इसके लिए वो क्या कर रहा है, अपनी अथॉरिटी को लेजिटिमाइज करने के लिए बाय इंगेजिंग विथ प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स एंड सोसाइटल फिगर्स कलेक्टिवली। यानी उस समय के समाज में जो किंग के सपोर्ट के लिए जो भी महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स हैं, या फिर उस समय के लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी में जो भी, है ना, इंपॉर्टेंट सोसाइटल फिगर्स हैं या स्टीम्ड पर्सन्स, जो भी सम्मानित लोग हैं, उन सभी लोगों को कलेक्टिवली इंगेज करके अपनी अथॉरिटी, अपने पावर को वो लेजिटिमाइज कर रहा है। और यहाँ पे ये जो प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, राज्य के जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, और साथ ही साथ जो प्रोमिनेंट सोसाइटल फिगर्स और स्टीम्ड पर्सन इन द स्टेट एट दैट टाइम, कि उस समय उस राज्य में, है ना, जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, इन सभी लोगों के लिए एक कलेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रत्निन्स। ठीक है, यानी ये रत्निन्स वर्ड इंक्लूड कर लेता है सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को। ये रत्निन वर्ड इंक्लूड कर लेता है जो भी स्टीम्ड पर्सन्स हैं, जो भी सम्मानित लोग हैं राज्य में, उन सबको। ठीक है, और ये कैसे होता था, ओके, तो देखो, ओवर सक्सेसिव डेज,
ठीक है, कई दिनों तक चलने वाला ये यज्ञ है। और इसमें किंग यानी कि जो राजा है विजिटेड द रेजिडेंसेस ऑफ दीज रत्निन्स, यानी ये जो ऑफिशियल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं स्टेट में, उन सबके घर पे राजा जाएगा, ठीक है, ऑफरिंग ऑब्लेशंस टू स्पेसिफिक डेटीज, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि आमतौर पे धार्मिक जैसा लगने वाला ये यज्ञ जो है, ठीक है, इसके माध्यम से राजा उन सबको क्या करेगा, इनवाइट करेगा, ठीक है। एंड दिस एक्ट सिंबलाइज्ड द किंग्स रेस्पेक्ट एंड डिपेंडेंस ऑन दीज इंडिविजुअल्स। अब राजा खुद अगर चल के आपके दरवाजे तक आया है तो स्वाभाविक है, इट इज क्वाइट नेचुरल कि यह आपके लिए भी एक सम्मान और गर्व का विषय है, ठीक है, कि किंग आपको रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो रोल है उसको भी किंग रिकग्नाइज करता है। तो इससे क्या होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, जब भी कोई रूलर या कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज को रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है, उनको इस बात का एहसास दिलाएगा कि हमारी अथॉरिटी आपकी वजह से है, तो इससे इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस होंगे, वो बॉन्ड्स होंगे, वो बड़े ही अच्छे होंगे। और ये किसी भी स्टेट, है ना, भले ही वो ट्रांजिशन फेज में क्यों ना हो, उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो राजा ऐसा करता था, बारी बारी से सबके घर जाता था। किसके घर जाता था, तो रत्निन्स के घर जाता था, उनको इनवाइट करता था, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा करने से उनके लिए उनको भी ये एहसास होता था कि राजा काफ़ी महत्व देता है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को लेके, ठीक है। अब देखो क्या है, यानी कि रत्निन्स जो हैं वो की पार्टिसिपेंट्स हैं, खासतौर से किस सेरेमनी में, तो अभी मैंने बात की रत्न हविमसी सेरेमनी, वहाँ पे रत्निन्स की पार्टिसिपेंट्स हैं। रत्निन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि देवर इस्टीम्ड इंडिविजुअल, सम्मानित लोग थे समाज के, होल्डिंग सिग्निफिकेंट रोल्स, उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी थी विद इन द किंगडम, ठीक है, जो किंगडम जो भी था, है ना, बिग स्टेट तो नहीं थे फॉर्मली, बट फिर भी जिस तरह से भी वो ट्रांजिशनल स्टेट था तो उसमें उनका इंपॉर्टेंट रोल था। एंड देयर इंक्लूजन इन द सेरेमनी अंडरस्कोर्ड द कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ द गवर्नेंस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। और कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो भी गवर्नेंस था, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या था, नेचर कैसा था, कोलैबोरेटिव था, ठीक है। आज देखो आप पॉलिटी में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, हम देख रहे हैं कि उसकी नींव पड़ रही है वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। अब देखो ये जो 12 रत्निन्स थे, जिनकी संख्या कितनी थी, ठीक है, तो अभी इन सभी रत्निन्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट रत्निन्स थे उन सब के नाम को हम जानेंगे। अब यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं रत्निन्स के, ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। करेक्टली मैच्ड फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि इसमें से किस ऑफिशियल का रोल क्या होता था। ये सारे रत्निन्स हैं, यानी कि लेटर वैदिक फेज में जब एक ट्रांजिशन का फेज है, ठीक है, जिसमें ट्राइबल आइडेंटिटी टेरिटोरियल आइडेंटिटी में बदल रही है और किंग अपने आप को ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ है और लार्जर टेरिटरीज और एरियाज को कॉन्क्वर करने में लगा हुआ है। और इन सब में किंग के सपोर्ट करने वाले जो भी लोग हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनल्स हैं, उन्हीं को हम रत्निन्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहला है पुरोहित, है ना। तो पुरोहित की जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सोसाइटी में जो रिलीजन था ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, है ना। यानी कि बहुत कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या सोसाइटल के जो भी रूल्स थे, नॉर्म्स थे, इन सब में रिलीजन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में रॉयल प्रिस्ट या पुरोहित का रोल भी इंपॉर्टेंट है। और पुरोहित क्या करेगा, पुरोहित जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो यज्ञ हैं, उनको परफॉर्म करवाने में, रिचुअल्स को परफॉर्म करवाने में राजा की मदद करेगा। यानी कि बिना पुरोहित के आप सेरेमोनियल रिचुअल्स कंडक्ट नहीं करवा सकते, और बिना बिग सेरेमोनियल रिचुअल्स के, बिना इन बड़े धार्मिक और राजनीतिक अनुष्ठानों के, जो किंग है उसकी पावर वैलिडेट नहीं हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में पुरोहित एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल बन के आता है। इसी तरह से दूसरा वर्ड है राजन्य। राजन्य का मतलब हो गया कि राजा के अलावा राजा के परिवार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लोग हैं
आमतौर पे राजा के परिवार से जो भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग हैं वो वॉरियर क्लासेस ही होंगे, तो उन सबको हमने राजन्य की कैटेगरी में रखा। थर्ड इंपॉर्टेंट रत्निन है जिसको हम महिषी कहते हैं। और महिषी का मतलब क्या होगा कि देखो, वहाँ पे जो पॉलीगैमी था वो सिस्टम एग्जिस्ट करता था, यानी कि अ मेल कैन हैव मल्टीपल वाइफ्स, यानी राजा की कई सारी रानियां हो सकती थी। तो उनमें जो सबसे जो चीफ क्वीन है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? महिषी के नाम से जानते हैं। और माना जाता था कि जो भी रॉयल हाउस होल्ड्स हैं इस पे चीफ क्वीन की पकड़ सबसे ज़्यादा होती थी, और रॉयल हाउस होल्ड्स को मेंटेन करने में भी चीफ क्वीन या महिषी का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था। तो महिषी मीन्स व्हाट? चीफ क्वीन। इसी तरह से एक और रत्निन का नाम दिया है जिसका नाम है परिवृत्ति। और परिवृत्ति का मतलब क्या है? फॉर्मर क्वीन इन केस, ये अकेजनल है, यानी कि राजा की पूर्व में कोई रानी रही हो, ठीक है, और फॉर्मर क्वीन पूर्व में वो रानी रही हो, अभी वो रानी नहीं है, उसको भी राजा क्या करेगा, ठीक है, उसको भी इनवाइट करेगा इस सेरेमनी में, उसको भी रिगार्ड देगा, उसको भी सम्मान देगा, जिसे हम क्या कहते हैं? परिवृत्ति, है ना। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ रत्निन का नाम है सेनानी। सेनानी का बड़ा ही सिंपल मतलब है कि जो मिलिट्री थी, जो राजा की सेना थी, उसका जो कमांडर इन चीफ होता था उसे ही हम क्या कहते थे? सेनानी कहते थे। तो ऑब्वियस है उसका भी बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? सुत्त का। एंड सुत्त का मतलब क्या होता है ना, कि राजा के रथ का जो सारथी है, जो राजा के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपेनियन भी है, राजा के लिए एक स्टोरी टेलर भी है, ठीक है, उसको भी एक इम्पॉर्टेंट रत्निन के रूप में देखा जाता है। और देखो वैसे भी हमने क्या देखा, जैसे आप महाभारत की स्टोरी देखते हो तो कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। तो सारथी या सुत, इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है वैदिक पीरियड से ही, और इसको भी इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट इसमें काउंट किया जाता है। इसके बाद अगला है ग्रामणी। ग्रामणी का मतलब क्या है? विलेज हेडमैन। ओके, यानी कि जितने भी विलेजेस हैं उस किंग की टेरिटरी के अधीन, उन सभी विलेजेस के विलेज हेडमैन को भी इनवाइट किया जाएगा रत्नाभिमसी सेरेमनी में। इसका मतलब क्या है कि ग्रामणी का मतलब क्या हो गया? विलेज हेडमैन। फिर हम आते हैं, है ना, क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब क्या है? क्षत्रिय का मतलब एक ऐसा अधिकारी जो कि जो भी राजमहल से संबंधित जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, पैलेस से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, उन सभी को देखता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षत्रिय। तो यहाँ पे कीवर्ड्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। यूपीएससी एग्जाम में, सीएपीएफ एग्जाम में और भी दूसरे एग्जाम्स में कीवर्ड्स को पूछते। तो टोटल कितने कीवर्ड्स हमने देखे? 8। और देखते हैं कुछ कीवर्ड्स को। तो अगला कीवर्ड है संग्रहित्री। और संग्रहित्री का मतलब क्या है? तो देखो क्या दिया हुआ है, ट्रेजरर, यानी कि जो भी फाइनेंसेस थे, उन फाइनेंसेस पे जो भी वित्त था, फाइनेंसेस था, उन फाइनेंसेस पे जिस ऑफिसर का कंट्रोल होता था उसे हम क्या कहते थे? संग्रहित्री। दूसरी चीज क्या है? देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि संग्रहित्री के बारे में डिस्क्राइब करते हुए एक और बात लिखी गई है, कलेक्टर ऑफ ट्रिब्यूट्स। यहाँ पे टैक्सेस वर्ड को यूज नहीं किया गया है। क्यों टैक्सेस वर्ड को यूज नहीं किया गया है? ठीक है, क्योंकि एक टैक्स है जिसको हम कहते हैं बलि, ठीक है, और इस बलि का नेचर लगातार एंशिएंट इंडिया में चेंज हुआ है। जैसे आप ऋग्वैदिक पीरियड में जाते हो तो ये वॉलंटरी इन नेचर है, इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है। लोग अपनी इच्छा से कुछ ट्रिब्यूट देंगे और वो ट्रिब्यूट ही किंग के लिए रेवेन्यू का काम करेगा, इट वॉज नॉट फोर्स्ड अपॉन। बट ग्रेजुअली जब आप लेटर वैदिक पीरियड में आते हो तो कुछ टेरिटरीज में, कुछ जगहों पे जहाँ पे कि ये ट्रांजिशनल नेचर हमें दिख रहा था, वहाँ पे राजा क्या करने लगा, ठीक है, बलि को फोर्सफुली भी कलेक्ट कर रहा है, यानी ये ट्रिब्यूटरी, ये जो है वो क्या है, ये ट्रांजिशन फेज में है बलि टैक्स। तो इस डिस्प्यूट से बचने के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया? ट्रेजरर या कलेक्टर ऑफ ट्रिब्यूट्स, यानी कि फाइनेंसेस जिसके पास हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल भी रत्निन है, और उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है संग्रहित्री। फिर अगला क्या है? देखो, भागदूत। भागदूत के बारे में क्या कहा जा रहा है? देखो ट्रेजरर तो ये है ही है,
फिर भागदूत भी उसी फाइनेंस से ही जुड़ा हुआ अधिकारी है। डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द किंग्स शेयर इन प्रोड्यूस, ठीक है, यानी कि एक ऐसा भी ऑफिसर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि ये वैदिक कल्चर पूरा का पूरा रूरल कल्चरल फेज है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होगा लोगों का, और साथ ही साथ कैटल रियरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं और जो कैटल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मीट हो या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हो, तो उसमें किंग का शेयर कितना होगा, इस बात को जो ऑफिसर इंश्योर करता था उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, भागदूत। तो आमतौर पे हम कह सकते हैं कि चाहे वो संग्रहत्री हो चाहे वो भागदूत हो, दोनों का काम फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है। फिर अगला जो ऑफिसर है उसका नाम क्या है, अक्षवाप। और अक्षवाप का मतलब क्या है, अकाउंटेंट, मेंटेनिंग रॉयल रिकॉर्ड्स, यानी कि स्टेट के जो भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी एक्सपेंसेस का लेखा जोखा अकाउंट जो ऑफिसर मेंटेन करता था उसे हम कहते थे अक्षवाप, राइट। सो ये एक अधिकारी हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, गविकर्तन। गविकर्तन का मतलब क्या हो गया, ठीक है। चूंकि मैंने कहा कि हंट्स, चूंकि उस समय का जो ट्राइबल सोसाइटी थी, लार्जली इट वाज अ ट्राइबल सोसाइटी बड़े पैमाने पे, तो जो हंट्स थे, शिकार थे, ये भी बड़े ही इंपॉर्टेंट होते थे और राजा अक्सर शिकार भी किया करता था। तो उसके लिए भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था जिसका नाम क्या था, गविकर्तन, ठीक है, जो क्या करता था, ही वॉज अ चीफ हंट्समैन, मुख्य शिकारी होता था। और साथ ही साथ राजा जब भी रॉयल हंट्स पे होता था तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करना किसका काम होता था, गविकर्तन का होता था। तो आपने 12 रत्निन्स के नाम जाने, 13 क्या है, तक्षण, और तक्षण का मतलब क्या है, कारपेंटर, है ना, बढ़ई। जो स्ट्रक्चर्स हैं उस इस समय, चूंकि देखो हमें कोई ऐसा मतलब मौर्य पीरियड में कुम्हरार से हमें वुडन पैलेस के रिमेन्स मिलते हैं, बट उसके पहले जो हाउस का स्ट्रक्चर था, एक तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलेगा जो ब्रिक बेस्ड स्ट्रक्चर्स और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को हम एक्सकेवेट करते हैं, बट उसके बाद वैदिक कल्चर में ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो आमतौर पे हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन होता था वो क्या होता होगा, वुडन होता होगा, ठीक है, वुड बेस्ड कंस्ट्रक्शंस होते होंगे, या फिर लोग मिट्टी के घर बनाते होंगे, ठीक है, जिसमें लकड़ियों का भी इस्तेमाल होता होगा। तो तक्षण जो था, बेसिकली हम कारपेंटर को कहते हैं, जो आमतौर पे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कामों को देखता था। और हम मतलब कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम, राजा का घर बनाना या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हैं उनको बनाना, इससे जुड़ा हुआ काम देखता था। तो तक्षण का मतलब कारपेंटर, ठीक है। इसके बाद आता है रथकार। रथकार का मतलब क्या हो गया, देखो एक था सुत, सुत का मतलब क्या था, सारथी, ठीक है। ये क्या है, रथकार, इसका मतलब क्या है, रथ बनाने वाला, कैरियट मेकर, एसेंशियल फॉर वॉरफेयर एंड सेरेमनीज। कैरियट्स बड़े ज़रूरी थे, और आपको पता होगा कि जो वैदिक पीरियड है इसमें जो कैरियट्स थे वो हॉर्स ड्रिवन कैरियट्स भी हैं, क्योंकि आर्यंस के साथ ही हॉर्स, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। और साथ ही साथ जो कैरियट व्हील्स थे ये सॉलिड से स्पोक्ड व्हील्स में बदल गए थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो व्हील्स हैं, कार्ट व्हील्स हैं, वो सॉलिड व्हील्स हैं, और सॉलिड व्हील्स होने की वजह से उनकी स्पीड भी कम हुआ करती थी। वैदिक कल्चर में जो कैरियट्स के व्हील्स हैं ये स्पोक्ड व्हील्स हैं। स्पोक्ड व्हील्स मिल होने की वजह से रथों की गति बढ़ जाती है, वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो रथकार का काम क्या था, तो कैरियट मेकिंग, ठीक है ना, रथ बनाना। और ये रथ सामान ढोने में, है ना, या कार्ड्स के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, वॉर में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इसका भी बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर हम आते हैं पलगलई पे। पलगलई क्या है, ठीक है, तो इसको कुरियर कहते हैं, मैनेजिंग कम्युनिकेशंस, यानी कि राजा और जो उसके दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, या जो राजा है कोई नेबरिंग रूलर है उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, या किंग को जो दूसरे वेसल्स हैं, दूसरे छोटे ट्राइबल हेड्स हैं या विलेज हेडमैन हैं, इनके साथ अगर कम्युनिकेशन करना है तो इसके लिए भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जिसका नाम है पलगलई, ठीक है। प्लस द नेक्स्ट वन इज अस्थापति। अस्थापति का मतलब क्या होगा कि लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पर, ठीक है, जो ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस से रिलेटेड काम को देखता था,
ठीक है ना। या ये कह सकते हो कि किसी भी तरह के झगड़े या डिस्प्यूट्स की स्थिति में न्याय निर्णयन या डिलीवरी ऑफ जस्टिस जजमेंट्स इस तरह के काम को देखता था, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थपति। तो आपने टोटल कितने रत्निन्स का नाम जाना, 16। बट एट द सेम टाइम आप ये भी तो समझो कि लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे और उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का रोल्स क्या था, ये भी आपको क्लियर हो गया है ना। तो जब हम किसी भी टॉपिक को थोड़ा इन डेप्थ में जाके पढ़ते हैं तो बेसिकली उस समय तो हम टाइम ज़्यादा दे रहे होते हैं, बट मतलब ये क्या होता है, ये एक लार्जर आप कह सकते हो कि इसका ज़्यादा बेनिफिट है इन कंपैरिजन टू द रील्स विच यू सी ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए, ख़ासतौर से अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टॉपिक्स को इन डेप्थ जाके थोड़े डिटेल में कवर करिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आप सबको रिवाइज करवा दूं कि टोटल 16 रत्निन्स कौन कौन से थे। तो पुरोहित, राजन्य, महिषी, परिवृत्ति, इसके बाद सेनानी, फिर सुत, इसके बाद ग्रामणी, फिर क्षत्रिय, इसके बाद संग्रहित्री, इसके बाद भागदूह और अक्षवाप। ठीक है, गविकर्तन, फिर हमने किसका नाम देखा, तो इसके बाद हमने गविकर्तन, तक्षण, रथकार, पलागलई और स्थापति। तो ये टोटल 16 रत्निन्स का आपने नाम देखा। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं इन रत्निन्स के अलावा, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो रत्न हविमसी सेरेमनी जो थी, ठीक है, फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि जो रत्न हविमसी सेरेमनी थी, ये राजसूय सेक्रीफाइस, जैसे कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वो कई चरणों में होता है। ठीक है, उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आज के टाइम में भी आपके घर पे कोई पूजा पाठ बड़े स्तर पे अगर कोई हवन होता है ना, तो आप देखोगे वो कई दिनों तक चलता है। ठीक है, अलग अलग चरणों में चलता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो रत्न हविमसी इज द सेम काइंड ऑफ थिंग कि राजसूय यज्ञ कई दिनों तक चलने वाला एक यज्ञ है, लेकिन उसमें से एक कंपोनेंट उसका है रत्न हविमसी सेरेमनी, जिसमें सारे रत्निन्स को इनवाइट किया जाएगा, वो यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह से राजा अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश करेगा। बड़ा सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा याद रखना है कि रत्न हविमसी सेरेमनी को अगर लिंक करना है तो किसके साथ करना है, राजसूय सेक्रीफाइस, है ना। बहुत सारे सेक्रीफाइस थे। तो अगर मान लो प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि रत्न हविमसी सेरेमनी वाज अ कंपोनेंट ऑफ अश्वमेध सेक्रीफाइस, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, ये किसका कंपोनेंट है, राजसूय का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरे के पूरे डिस्कशन से एक बात तो हमने कंक्लूड किया कि ये जो रत्निन्स हैं, ठीक है, और ये जो रत्न हविमसी सेरेमनी है, खासतौर से ये किस फेज का है, तो लेटर वैदिक फेज का है। और इस सेरेमनी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है और डाइवर्स रोल ऑफ रत्निन्स के भी डाइवर्स रोल हैं। जैसे 16 रत्निन्स को हमने देखा, सबके काम अलग अलग थे और ये कलेक्टिव गवर्नेंस मॉडल को दिखलाता है। यानी कि एक ट्राइबल हेड है जो किंग है, ठीक है, और ये डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स की हेल्प और सपोर्ट से एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये कलेक्टिव गवर्नेंस मॉडल को भी दिखला रहा है। साथ ही साथ ये जो सेरेमनी है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा लेटर वैदिक पीरियड में होने वाला जो सेक्रीफाइस है, ये एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन को भी सिंबलाइज कर रहा है। इसका मतलब राजा ज़्यादा पावर और अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बिग स्टेट्स और महाजनपद्स जैसी चीज़ें अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। फिर हम आते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। सो ऑब्वियसली एक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। राजा के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट करके एक कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये किस बात को इंडिकेट करता है, तो डिसेंट्रलाइज्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी इंडिकेट करता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइज भी है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के रोल्स को रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है और कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन बोथ एट द सेम टाइम इसको भी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अर्ली इंडियन पॉलिटी। तो इस पूरे के पूरे डिस्कशन में हमने एक बेसिक आइडिया लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसके बारे में भी गेन किया। तो हो सकता है कभी आपसे कोई क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि लेटर वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, तो देखो इस डिस्कशन के बेसिस पे भी आप कुछ पॉइंट्स वहाँ पे
लिख सकते हो। इसको फर्दर एलेबरेट किया गया है कि किस तरह से रत्निन्स के डाइवर्स रोल्स को हम देखते हैं। तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जैसे पुरोहित प्रिस्ट का काम अलग है, क्वीन का काम अलग है, कमांडर इन चीफ का काम अलग है, ट्रेजरर का काम अलग है, फाइनेंस से रिलेटेड भी आप देखो तो संग्रहित्री है, अक्षवाप है, भागदूत है, अलग अलग ऑफिशियल्स हैं जो इन सब के डाइवर्स रोल्स को दिखलाता है। ठीक है, इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें एक इंक्लूसिव फीचर हमको देखने को मिलता है, और जो मल्टी फैसेटेड बहुआयामी एंड हायरार्कियल नेचर ऑफ लेटर वैदिक सोसाइटी को भी दिखलाता है कि लेटर वैदिक सोसाइटी का एक मल्टी फैसेटेड और हायरार्कियल नेचर भी था। ये कलेक्टिव गवर्नेंस मॉडल भी है। ठीक है, यानी कि जो गवर्नेंस है लेटर वैदिक पीरियड में, ये पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक नहीं है। इट वाज नॉट कंप्लीटली ऑटोक्रेटिक, रादर इट वाज अ कलेक्टिव एंडेवर, है ना, सब मिलजुल के प्रशासन को देख रहे हैं। ईच रत्निन प्लेड अ स्पेशलाइज्ड रोल, हर रत्निन का अपना एक स्पेशल रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में और रिचुअलिस्टिक लाइफ ऑफ द किंगडम यहाँ पर। ठीक है, ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन को भी दिखलाता है, जो मैं बहुत पहले आपके साथ बता चुका हूँ कि इस पूरे फेज में हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, जनजातीय पहचान है या क्लैन बेस्ड अथॉरिटी है, धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रही है और वो चेंज हो रही है किस तरफ, तो टेरिटोरियल और स्ट्रक्चर्ड मोनार्कियल सिस्टम की तरफ। ठीक है, और ये किस चीज को शो करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो महाजनपद पीरियड में जाके और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मौर्यन पीरियड में जाके और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। और मौर्यन पीरियड में तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैसी ब्यूरोक्रेसी है, क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी है। इसके बाद हम आते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि सोसाइटी में और एडमिनिस्ट्रेशन में सबके अपने अलग अलग रोल्स हैं, और डाइवर्स रोल होने के बावजूद भी एक इंटरकनेक्टेडनेस है। और ये बात हमें कैसे पता चलती है, क्योंकि किंग इस इंटरकनेक्टेडनेस को खुद ही एक्नॉलेज कर रहा है जब वो इस सेरेमनी में सारे रत्निन्स को इनवाइट करने के लिए जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, राजा को अपनी लेजिटिमेसी, वैधता को स्थापित करने में मदद मिलती है। ये एक बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिसेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर, यानी लेटर वैदिक पीरियड में जो राजनीतिक संरचना है वो डिसेंट्रलाइज भी है। ये रिचुअल इस बात को भी दिखलाता है कि पावर केवल और केवल राजा के हाथों में सेंट्रलाइज नहीं है, राजा के अलावा रत्निन्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले कर रहे हैं, और राजा का बिहेवियर इन रत्निन्स के साथ कंप्लीटली ऑटोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, सो इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ नेटवर्क ऑफ फंक्शनरीज, यानी कि पावर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जो शक्ति है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, बटी हुई है राजा के अलावा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज में, और इन सब के साथ एक कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर भी हमको देखने को मिलता है जिसको हम कलेक्टिव गवर्नेंस मॉडल भी कहते हैं। यानी कि इस डिसेंट्रलाइजेशन के साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंटीग्रेशन। कैसा इंटीग्रेशन, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि ये जो सेरेमनी है ये एक मीडियम है, ठीक है, एक माध्यम है जिसके द्वारा किंग क्या करने की कोशिश करना चाह रहा है, तो कल्चरल कंसोलिडेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, ये चीजें हैं कि एक रॉयल आइडियोलॉजी, ठीक है, वो रॉयल आइडियोलॉजी को डिजाइन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के द्वारा, और इस तरह से वो जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन सबको जोड़ के इंटीग्रेट करके साथ लेना चाहता है। तो ये है एसेंस ऑफ अर्ली इंडियन पॉलिटी। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम अर्ली इंडियन पॉलिटी यानी वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके एसेंस को भी हम समझ पा रहे हैं। और ये एसेंस कैसा है, तो इट इज कोलैबोरेटिव इन नेचर, कोलैबोरेटिव है। ठीक है, जो आप समझ चुके हो कैसे कोलैबोरेटिव है। इट रीइंफोर्स दैट सक्सेसफुल किंगशिप वाज बेस्ड ऑन धर्म, ठीक है, कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, नॉट डोमिनेशन। यानी लेटर वैदिक पीरियड में देखो लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतरीन है, जो ट्राइबल चीफ्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतरीन है, उनको ये लग रहा है कि भाई धर्म, कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं,
सक्सेसफुल किंगशिप्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नाम जैसी चीज़ों को क्यों रिकग्नाइज किया गया। ऑब्वियस वो कल्चरल कंटिन्यूटी का हिस्सा है, वैदिक पीरियड से जो कल्चरल कंटिन्यूटी चली आ रही है उसका हिस्सा है। तो इस थीम को आप समझ गए। रत्न हविमसी सेरेमनी को राजसूय यज्ञ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें रत्निन्स पार्टिसिपेट करते थे, राजा इन रत्निन्स को इन्वाइट करता था और उसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या है ये बात आप समझ गए। अब हम कुछ MCQs की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द रत्न हविमसी सेरेमनी इन लेटर वैदिक पीरियड। अब आपको क्वेश्चन क्लियर है कि रत्न हविमसी सेरेमनी लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इट वाज अ कंपोनेंट ऑफ राजसूय सैक्रिफाइस। तो ये तो सही है, रत्न हविमसी सेरेमनी किसका हिस्सा था? राजसूय यज्ञ का। अब देखो क्वेश्चन को यहाँ पे जब यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है तो यहाँ पे किसी और सेक्रीफाइस का नाम लिख सकते हैं। तो आपको अलर्ट होना होता है जब भी आप एमसीक्यूज को पढ़ रहे हो, क्योंकि एक एमसीक्यूज में कभी कभी एक पार्ट होता है, कभी 2 पार्ट होते हैं, कभी 3 पार्ट होते हैं। तो आपको उन पार्ट्स को ध्यान से देखना होता है और इसके लिए बेटर अप्रोच ये होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस को हाईलाइट करते चलो, उसके पार्ट्स को हाईलाइट करते चलो। इससे आप के क्वेश्चंस को गलत होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो क्या है, इट वाज अ कंपोनेंट ऑफ राजसूय सैक्रिफाइस। अब आगे जो डिटेल्स है वो राजसूय सैक्रिफाइस के बारे में है कि राजसूय सैक्रिफाइस वाज परफॉर्म्ड बाय किंग्स टू असर्ट देयर इंपेरियल अथॉरिटी। तो हाँ, हमें ये बात पता है कि राजसूय सैक्रिफाइस वाज परफॉर्म्ड बाय द किंग्स टू असर्ट देयर इंपेरियल अथॉरिटी, ठीक है। और रत्न हविमसी इज अ कंपोनेंट ऑफ राजसूय सैक्रिफाइस। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ठीक है। चलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि इसमें से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 1 करेक्ट है तो ऑप्शन बी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द सेरेमनी इन्वॉल्व्ड ऑफरिंग्स मेड बाय द किंग टू अ ग्रुप ऑफ फंक्शनरीज नोन एज रत्निन्स। यानी कि इस सेरेमनी में जो राजा है वो क्या करता था? ठीक है, ऑफरिंग्स, ठीक है। किसके साथ? मतलब ऑफरिंग्स का मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है, दान दक्षिणा के अलावा यज्ञ में हवन करना। किसके साथ? इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट, रत्निन्स के साथ। तो हाँ, ये उसका पार्ट तो है ही है। रत्न हविमसी सेरेमनी में रत्निन्स को साथ लेके राजा क्या करता है ना, ऑफरिंग्स करता है। तो हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो 2 भी करेक्ट है, ठीक है। अगर 2 करेक्ट है तो फिर ये सी वाला ऑप्शन हमें क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है। अब हम आते हैं थर्ड, ऑल रत्निन्स वेयर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द ब्राह्मण वर्णा, ठीक है। अब आप देखो, ओवर इम्फेसिस अगर किसी स्टेटमेंट पे हो तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है यूपीएससी में। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू बट एट मैक्सिमम टाइम्स दिस इज ट्रू कि जितने भी रत्निन्स हैं दे वर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द ब्राह्मण वर्णा। ये गलत है, क्योंकि आपने क्या देखा? कैरियटियर भी है, कारपेंटर भी है, ठीक है, और कैरियट मेकर भी है इसमें, कमांडर इन चीफ भी है इसमें, पुरोहित भी है इसमें। तो ऑब्वियस है सबका वर्ण एक जैसा नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशन बेस्ड ऑक्यूपेशन, जो वर्णा बेस्ड ऑक्यूपेशन उस समय एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? थर्ड क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना, यानी थर्ड इनकरेक्ट हो गया। थर्ड इनकरेक्ट है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कंसिडर्ड रत्निन्स इन रत्न हविमसी सेरेमनी। रत्न हविमसी सेरेमनी में रत्निन्स किसको माना जाता है? ठीक है, तो सेनानी, हाँ ये तो था। महिषी चीफ क्वीन, हाँ ये भी था। तक्षण कारपेंटर, ये भी था। संग्रहित्री ट्रेजरर, ये भी था। इसका मतलब 1, 2, 3 and 4 ऑल ऑफ द अबव। फिर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। रत्न हविमसी सेरेमनी इज सिग्निफिकेंट इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटी बिकॉज, क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है रत्न हविमसी सेरेमनी? बिकॉज इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल टू टेरिटोरियल किंगशिप। यानी रत्न हविमसी सेरेमनी एक ट्रांजिशन को भी दिखाता है कि ट्राइबल से टेरिटोरियल किंगशिप की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है लेटर वैदिक फेज से जुड़ा हुआ है, और लेटर वैदिक फेज में ट्राइबल आइडेंटिटी किस में बदल रही है? टेरिटोरियल आइडेंटिटी में। और इसीलिए ये क्या है? फेज ऑफ ट्रांजिशन है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? करेक्ट। दूसरा क्या है स्टेटमेंट? इट सिग्निफाइज द किंग्स डिपेंडेंस
ऑन द सपोर्ट ऑफ वेरियस सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो रत्निन्स हैं ये क्या हैं, ये क्या है, ये रत्निन्स ही तो वेरियस सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स हैं। ठीक है, और क्या दिखलाता है कि इन पर राजा का डिपेंडेंस है, किंग्स का डिपेंडेंस है, तो ऑब्वियस है कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरियस सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स इंडिकेट कर रहा है किसकी तरफ, रत्निन्स की तरफ। फिर थर्ड क्या है, इट वॉज प्योरली डोमेस्टिक रिचुअल परफॉर्म्ड विद इन द रॉयल हाउस होल्ड। कह रहा है कि रॉयल हाउस होल्ड्स के अंदर, राजघराने के अंदर, है ना, परफॉर्म किया जाने वाला ये प्योरली डोमेस्टिक रिचुअल था। ये गलत है। मैंने कहा रिचुअल्स दो तरह के, एक डोमेस्टिक और एक पब्लिक रिचुअल्स, सेरेमोनियल रिचुअल्स। ठीक है ना, तो जिस रिचुअल के माध्यम से राजा अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को असर्ट करना चाहता है तो वो डोमेस्टिक कैसे हो जाएगा। ठीक है, वो सार्वजनिक होगा, पब्लिक होगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये क्या है, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, सो द आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ रत्नहविमसी सेरेमनी। पर्पस के बारे में पूछ रहा है कि रत्नहविमसी सेरेमनी का प्राइमरी पर्पस क्या था। ठीक है, चार ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, टू परफॉर्म द फाइनल राइट्स ऑफ द डिसीज्ड रत्निन, यानी अगर किसी रत्निन की डेथ हो गई है तो उसके फाइनल राइट्स को परफॉर्म करना, रॉन्ग, इनकरेक्ट, गलत है। दूसरा क्या है, टू इनिशिएट अ ब्रह्मचारी इनटू द हाउस होल्ड, यानी कि किसी ब्रह्मचारी को अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है तब ये रिचुअल करवाना है, ये भी गलत है। थर्ड, टू ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल फंक्शनरीज इन द किंगडम, यानी कि राज्य के अंदर जो की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल फंक्शनरीज हैं, ये कौन लोग हैं, की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल फंक्शनरीज, तो ये कौन लोग हैं, रत्नेंस। तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑनर करना, सम्मान देना, राजा सम्मान देगा, तो हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट फोर्थ भी हम पढ़ लेते हैं, टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ अ सक्सेसफुल वॉर कैंपेन, कोई लड़ाई होती थी, सक्सेसफुली राजा उसमें जीत जाता था और उसके बाद ये सेक्रीफाइस कराता था, तो ये भी क्या है, गलत है। सो द आंसर विल बी सी। इसके बाद एक और क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विश द रत्नहविमसी सेरेमनी ओके फ्रॉम अदर वैदिक रिचुअल्स, यानी वैदिक पीरियड में और भी कई सारे रिचुअल्स थे, बट उन सभी रिचुअल से रत्नहविमसी सेरेमनी अलग था। कैसे अलग था, स्टेटमेंट 1, इट वॉज अ पार्ट ऑफ रॉयल कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, ये रॉयल कॉन्सिक्रेशन या राजसू यज्ञ का हिस्सा था, ये तो क्लियर है, रट गया हमें। ठीक है, दूसरा क्या है, इट रिकॉग्नाइज्ड मल्टीपल प्रोफेशनल रोल्स इंक्लूडिंग नॉन ब्राह्मण फंक्शनरीज, यानी जब ये सेरेमनी होता था तो बहुत सारे प्रोफेशनल रोल्स को रिकग्नाइज किया जाता था, जिसमें ब्राह्मण के अलावा नॉन ब्राह्मण फंक्शनरीज भी होते थे। ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स रत्निन्स हु आर हैविंग diverse professional roles and they were brahmins as well as non brahmins, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड क्या है, इट वाज मेंट टू परफॉर्म एंसेस्ट्रल वर्शिप रिचुअल्स। ठीक है, एंसेस्ट्रल यानी कि राजा के राज परिवार से जुड़े हुए, ठीक है, जो भी वर्शिप रिचुअल्स है उससे जुड़ा हुआ है, नहीं, ये क्या है, इनकरेक्ट है। सो द फाइनली द आंसर विल बी 1 and 2। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अ पर्टिकुलर थीम, आज हमने एक पर्टिकुलर थीम डिस्कस किया, रत्नहविमसी सेरेमनी को, और इस थीम को हमने क्या किया, इन डिटेल डिस्कस किया, उस पे बेस्ड हमने कुछ PYQs किए। तो ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, ठीक है, जिसका नाम मैंने 12वीं टू बैरम खां रखा है, इसमें एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लगभग ऐसे 150 वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा। लेकिन हाँ, आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर करने में बहुत कंजूसी दिखाते हो। ठीक है, वीडियो देख तो ज़रूर लेते हो बट लाइक कमेंट और शेयर बिल्कुल नहीं करते। तो देखो, आप वीडियो देखो, वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा, बट इसके साथ ही आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कंटेंट रिच कोई भी लेक्चर आपके सामने है, ठीक है, आमतौर पे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स है बट कंटेंट की जगह, है ना, कुछ दूसरी चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस होता है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा वीडियो है तो जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उन तक आप इन वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि ये टोटल 150 वीडियोस है ना, मैं किस रफ्तार से अपलोड करूँगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप मेरी वीडियोस को कितने स्टूडेंट्स के बीच शेयर कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियोस की रीच तेज़ी से बढ़ेगी तो मैं वीडियो अपलोड करने की स्पीड भी बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको इस क्लास से कुछ फ़ायदा हुआ हो
तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ दूसरे जेन्युइन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। अगली क्लास में जो इस लेक्चर की जो सीरीज़ की 12वीं टू बैरम खान सीरीज़ का जो दूसरा लेक्चर होगा, इसमें मैं इन डिटेल बात करूंगा लेटर वैदिक पीरियड में कौन कौन से की सेक्रीफाइसेस थे, इन सब के बारे में इन डिटेल बात करूंगा। चाहे वो राजसूय हो, अश्वमेध हो, वाजपेय हो, हालांकि ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने राजसूय से जुड़ा हुआ अश्वमेध सेरेमनी तो सॉरी राजसूय से जुड़ा हुआ रत्न हविमसी सेरेमनी तो देख ही लिया, ठीक है। अभिषेक है, इसके अलावा भी पुरुषमेध, सर्वमेध, अग्निष्टोम, अतिरत्र और भी बहुत सारी सेरेमनीज है ना। तो मैं आपको इन सेरेमनीज का नेचर बताऊंगा, ठीक है, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा, इन सेरेमनीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए मॉडल एमसीक्यूज भी हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।